हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि हमने पहले भी टेलीग्राम ग्रुप पे बता रखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम आपको पूरी की पूरी क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रटने वाला है। मैक्सिमम की ये सोच जो है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपने वो ढंग से पढ़ी नहीं है या आप समझना नहीं चाहते हैं। अब बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा तो मुझे हेक्सागन या पेंटागन बनाने की क्लास लगती है, और उससे भी ज्यादा वाहियात और दो कौड़ी की चीज लगती है कि उसमें जो नॉमेनक्लेचर आता है अलग अलग ग्रुप्स लगाने के बाद। आई कैन एग्री। कुछ लोग का तो भाई खुद ही केमिस्ट्री खराब है, दो लोगों के बीच में वो तीसरे की क्या ही केमिस्ट्री समझे। तो उनकी खुद की केमिस्ट्री खराब है तो इन्हें ऑलरेडी कोई केमिस्ट्री समझ नहीं आती। एंड फाइनली ये एक मीम जो मुझे सबसे अच्छा लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो लोग रिलेट कर पाते हैं, एक बच्चे ने मुझे सेंड किया कि मैम मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ अपना रिलेशनशिप, कि जब मुझे समझ आ रही है तो भी मैं आधे पानी में हूँ, और नहीं आ रही है फिर तो भंटादार है ही है। बहरहाल, मजाक की बातें कर रहे हैं ये हम सब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा देखो, ना समझ आने का ना बहुत क्लियर कट रीजन होता है। या तो आप वहां से पढ़ नहीं रहे हो जो कि एक्चुअल सोर्स है आपके क्वेश्चंस का, जैसे कि एनसीईआरटी क्लास 12 की पार्ट सेकंड पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बताऊं, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एनसीईआरटी की क्लास 12 की पार्ट सेकंड पढ़ी ही पढ़ी थी। मुझे बहुत बेहतरीन किताब लगी, क्योंकि वो जितने कम पन्नों में आपको जितनी ज्यादा चीजें समझा पाती है ना, उतना आप बड़े बड़े थेसिस लिखने वाले लोगों से भी नहीं समझ पाओगे। मैंने हर तरीके के मॉड्यूल पढ़े, आकाश के मॉड्यूल भी पढ़ रखे थे, एलन के भी पढ़े थे। सच बताऊं, एक महीना मैंने इसमें बर्बाद कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिएक्शन मैकेनिज्म आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। बट मुझे ये लगा कि जब मैं आधा टाइम जितना दिन का आधा टाइम में क्या करती थी, पढ़ते पढ़ते इनके मॉड्यूल्स को देती थी और आधा टाइम एनसीईआरटी को देती थी। तो जब मैं क्वेश्चंस लगाती थी तो मुझे फील होता था कि भाई एनसीईआरटी के साथ मेरा रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हम लगा पा रहे हैं उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। मतलब 70 to 75% क्वेश्चंस तो आप बेसिक एनसीईआरटी की नॉलेज से निकाल ही निकाल लोगे। बच्चे जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के 80 to 95% क्वेश्चंस, मतलब आगे के 10 to 15%, वो अगर आपने एनसीईआरटी को डेप्थ में समझ रखा है, उसके एग्जाम्पलर्स लगा रखे हैं, तो आप वो भी निकाल लोगे। ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दुखते दर्द को और ज्यादा ना नफ्स दुखती हुई समझी जाए, इसको ही हम लोग आसान बना लेते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। अब बहरहाल जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, वैसे जनरली तो मैं रिकॉर्डिंग के फेस लेक्चर्स लेती हूँ, बट ठीक है, मेरा मन है तो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने खुद जो केमिस्ट्री नीट की अटेम्प्ट की थी उसमें मेरे 180 में से 165 मार्क्स थे आउट ऑफ 180। और मैं बहुत ऐसा नहीं है कि अरे बहुत ही ज्यादा मतलब रट के एकदम केमिस्ट्री बैठी थी तो हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे क्लास 11 में बहुत अच्छी नहीं लगती थी। सच बताऊं तो ऐसा था कि अरे यार पता नहीं क्या है ये, बस नॉमेनक्लेचर आता है। लेकिन जब मैं क्लास 12 में पहुंची तो मुझे समझ में आया कि रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली एक दूसरे से बहुत लिंक्ड होते हैं। जब आप वो समझने लगोगे ना तो आपको उस सब्जेक्ट की टॉक्सिसिटी कम फील होगी। अब इसी थॉट के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। अभी मैं जो सीरीज चलाएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को दो दो पार्ट्स में, जिसमें कि पहले पार्ट में पूरा चैप्टर का चंक कवर कर लिया जाए, जिसमें से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएं जो कि नीट पैटर्न पे बेस्ड है। और दूसरे पार्ट में आपको इसी चैप्टर की ज्यादा थ्योरी पोर्शन करवाई जाए, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स, मतलब जो थ्योरी में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आए जाते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि जिस बच्चे ने ये दोनों चीजें देख ली, उसके नीट के पीवाईक्यू भी तैयार हो जाएंगे और साथ में उसकी थ्योरी जो स्टेटमेंट बेस्ड वाली आती है वो भी तैयार हो जाएगी। फर्क ये पड़ेगा कि नीट आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। आपके पास देखो बेटा चार ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, आंसर आपके सामने। इसमें से आपको देखो बच्चों बेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी थेसिस नहीं लिखनी होती। तो स्टेटमेंट बेस में स्टेटमेंट ए लिखा रहता है, स्टेटमेंट बी लिखा रहता है, आपको बताना है कि दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सिंपल से इतनी सी बात होती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग इस चीज पे अपना अटेंशन पे करें कि अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हमें समझते हुए करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। आगे के टॉपिक्स हम लोग इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें से कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। आप जब चाहें तब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हम लोग दे देंगे नीचे आपको, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आप अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, वेदर इट इज योर प्रिपरेशन रिलेटेड, वेदर इट इज योर हेल्थ रिलेटेड, और वेदर इट इज योर सब सब्जेक्ट डाउट, है ना। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट्स के डाउट्स भी पूछते हैं। तो जब भी हम अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बैक कर सकते हैं, उतने में हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशंस की।
डेफिनेशंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि बहुत लोगों को डेफिनेशन ही नहीं क्लियर होती है, रटना नहीं है बट हमें एक बार फिर भी एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हैलो एल्केन, सबसे इजी डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी कंपाउंड जो कि आपके एल्केन से हमने ऑब्टेन किया है जिसमें कि एक हाइड्रोजन को मैंने किस में रिप्लेस करा दिया है, हैलोजन में रिप्लेस करा दिया है। क्या मतलब हुआ मैम इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मीथेन है और अगर मैंने मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोराइड ऐड करा दिया तो दिस इज योर हैलो एल्केन। फाइन, तो ये आपका हो गया हैलो एल्केन्स। फाइन, अब दूसरा आते हैं हैलो बेंजीन्स में। हैलो बेंजीन्स में क्या है कि बेंजीन रिंग में से जो बेंजीन रिंग है वो न्यूक्लियस की तरह काम करती है और इसमें से कोई एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैंने हैलोजन लगा दिया तो दिस इज योर हैलो बेंजीन। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्मल बेंजीन और अगर मैंने एक हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे क्लोरीन चिपका दिया तो दिस इज योर हैलो बेंजीन। अब हैलो बेंजीन तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं तो फिर मैम एराइल हैलाइड्स किसको कहते हैं, एराइल हैलाइड्स किसको कहते हैं, एराइल हैलाइड्स बेटा उसको कहते हैं जब यहां पर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है लेकिन उसके साइड में एक नॉर्मल एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है जिसपे कि हैलोजन अटैच्ड है। तो जरा डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब कि ये डायरेक्टली हैलोजन जो है वो बेंजीन रिंग पे नहीं लगा हुआ है, वो बेंजीन रिंग के साइड में जो एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है ना उस पे हैलोजन लगा हुआ है, दैट इज बेसिकली एराइल हैलाइड। ठीक है, अब लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि याद रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा हैलो एल्केन जिसमें क्या होता था कि मैं किसी भी एल्केन पे अगर क्या करूं, किसी भी तरीके का हैलोजन चिपका दूं तो दिस इज योर हैलो एल्केन। उसके बाद बेंजीन क्या हमने पढ़ाया था, हैलो बेंजीन, है ना। हैलो बेंजीन किसको कहते थे कि ये अगर बेंजीन रिंग है तो आप कोई भी ऐसा रिएक्शन कराओ जिसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से एक हैलोजन ग्रुप लग जाए तो दिस इज हैलो बेंजीन। फिर हमने पढ़ा अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड और बेंजीन वाले में क्या डिफरेंस होता है, बेंजीन ग्रुप में कि बेंजीन रिंग के साइड में एक साइड चेन लगी रहती है जिसपे कि आके आपका हैलोजन अटैच हो जाता है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। तो ये तीन चीजें आई होप आप सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलो इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात क्या करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा एक टेबल है जो मैंने आपके क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट्स हैं उससे निकाला हुआ है, जहां पे आपको बेसिकली ये समझना है कि कुछ नॉमेनक्लेचर जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, ताकि हमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछा जाता है तो ये हमें एकदम रट जाए, है ना। ये एक्चुअली मैंने अपने खुद के नोट्स से बनाया हुआ है और साथ में जो पेजेस मैंने अपने बुक्स के या आप कह लो मॉड्यूल्स के कट करके सेव करके रखे थे उनसे बना हुआ है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे, अगर आप कभी भी किसी भी एल्केन में से सिर्फ एक और एक हैलोजन हटाओगे तो उसको कहते हैं मोनो हैलोजन, मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स का क्या मतलब है कि कोई भी एल्केन है या अरीन है। एल्केन मतलब होता है सिंपल सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रेट चेन कंपाउंड, अरीन का मतलब होता है जहां पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जब भी आप एक हैलोजन उसमें लगाओगे तो दैट इज मोनो हैलो एल्केन्स, दो लगाओगे तो डाई हैलो एल्केन्स या जर्मिनल डाइहैलाइड्स जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दो लगा हुआ है, यहाँ पे दो लगा हुआ है तो दैट इज जर्मिनल और डाई एल्केन या अरीन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स या अरीन्स का मतलब होता है जहाँ पे तीन हैलोजन लगे हो, तीनों सेम ग्रुप के भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा था। फिर हमें देखना है कि एल्काइल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें चार ऑर्बिटल बनेंगे। भाई चार कैसे बनेंगे मैम, आपकी मैथ्स गलत है जी, बिल्कुल नहीं। एक इसमें s का ऑर्बिटल होता है, तीन p के ऑर्बिटल होते हैं, तो जब दोनों अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं ना तो यहाँ पे चार ऑर्बिटल बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जनरली आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पे कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही थी कि sp3 में चार ऑर्बिटल होते हैं। बेटा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तभी चार बॉन्ड बना पाता है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो सिर्फ और सिर्फ तीन बॉन्ड बनाएगा। ये जो डबल बॉन्ड बनाएगा ना ये आपका sp2 वाले के साथ बनाता है। ठीक है, तो मेन जो बॉन्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो उसका ये पहला वाला बॉन्ड होता है। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो एक्चुअली उसके हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो एल्काइल हैलाइड्स हैं जिसको हम लोग हैलो एल्केन्स बोलते हैं। एलाइल हैलाइड्स हैं, एलाइल हैलाइड्स का क्या मतलब है कि भैया जहां पे हैलोजन चिपका हुआ है वो तो sp3 ही है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक हैलोजन है और दो नीचे आपके ग्रुप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो एलाइल हैलाइड्स का मतलब होता है कि कहीं पे भी जहां हैलोजन चिपका हुआ है उसके एक आध चेन छोड़ के कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, सिंपल सी बात। फिर चाहे वो क्लोज्ड चेन में हो चाहे वो ओपन चेन में हो। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड्स का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। बेंजाइलिक हैलाइड्स का मतलब होता है कि भाई बेंजीन रिंग के आसपास है लेकिन जहां पे हैलोजन लगा है उससे एक कदम दूरी पे है बेंजीन रिंग। ठीक है, ओके।
अब आते हैं sp2 हाइब्रिडाइज में। तो sp2 हाइब्रिडाइज में बच्चों बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे? डेफिनेटली मैम 3। क्यों? क्योंकि एक s का और 2 p का। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ऑर्बिटल बनेंगे जो कि सेम एनर्जी के बनेंगे। तो कार्बन कितने प्राइमरी बॉन्ड्स बनाएगा? 3। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक दूसरे कार्बन के साथ बनाया। प्राइमरी बॉन्ड तो इसने 3 ही बनाए। ये तो आपका डबल बॉन्ड है ना, जो कि कम ओवरलैपिंग की वजह से बनता है ना। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। फिर आपके अराइल हैलाइड्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो हर तरफ से 2-2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 3 बॉन्ड एक्चुअली, 2 बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन का। फाइन। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हूँ। अब देखो चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मुश्किल क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म एक तो टफ लगता है, दूसरी चीज उनको याद नहीं रहता कि किस स्टेप के बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो मैं कैसे पढ़ती थी कि सबकी एक लिस्ट बना लेती थी, सारे रिएक्शंस की कैटेगरी वाइज लिस्ट, कि हैलोजन अल्काइल हैलाइड बनाने के इतने तरीके हैं, हैलो एल्केन से कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो आप इन नोट से बहुत रैपिडली पूरी पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसी मैनर में पढ़ो जिस मैनर में आपको याद रहे, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो खेल खत्म, फिर चाहे आपने कितना भी क्यों ना पढ़ रखा हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कुछ मेथड्स देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं जो नीट के क्वेश्चंस आते हैं ना कि x है फिर इससे कुछ मैंने मिलाया y बन गया, y से फिर z बन गया, ये कैसे आते हैं? ये इसी तरीके से आते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, राइट। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेथड होता है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। भाई सबसे आसान तरीका क्या होता है हैलो एल्केन बनाने का? एल्केन लो, उस पे आपका एक हैलोजन ऐड करा दो। लेकिन ऐड कैसे कराएं? हैलोजन इतनी आसानी से तो ऐड होते नहीं है जो गैसियस फॉर्म में है, वो क्यों अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे? तो हमारे पास उसका इलाज है। क्या इलाज है? आप यूवी लाइट ले लो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले लो 2000 केल्विन वगैरह का। इतने हाई टेम्परेचर पे ये फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिनके पास अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और फिर ये एकदम बौखलाए सांड की तरह घूमते हैं कि कहीं पे भी इनको जगह मिले और वो अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा के स्टेबल हो जाए। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये इतने अनस्टेबल क्यों होते हैं? देखो जैसे ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन स्टेबल क्यों है? क्योंकि मैम इसमें एक क्लोरीन एटम ये है, दूसरा क्लोरीन एटम ये है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। आउटर मेम्ब्रेन में दोनों के पास साथ साथ है, 8-8 चाहिए। तो अगर ये अपना इसको दे देगा, ये अपना इसको दे देगा, तो दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। एकदम स्टेबल बढ़िया रिलेशनशिप है, बड़ी बात है। अब यहाँ पे क्या आया, यूवी लाइट अगर मैंने डाल दी, यूवी लाइट अगर मैंने डाल दी या मैंने टेम्परेचर कर लिया मान लो 2000 केल्विन से ज्यादा का, सपोज दोनों में से कोई एक की है, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब चूंकि ये बहुत स्टेबल रिलेशनशिप था दोनों क्लोरीन का, दोनों एक दूसरे को बेटर हाफ थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू। भाई मैंने बताया ना 17 ग्रुप को बिलोंग करता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, होने 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, इनको एक की कमी है तो एक एक दोनों अपना अपना शेयर कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इतना हाई टेम्परेचर डालोगे या इतने एफर्ट्स डालोगे इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो ये जो क्लोरीन है इस तरीके से टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और साथ में स्पिनिंग है। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के लिए। यही आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आयरन को कहते हैं कि हाईली मैग्नेटिक है। क्यों मैग्नेटिक है भैया? क्योंकि उसके आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसी भी एटम की मैग्नेट मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने अनपेयर्ड हैं और किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो आपने एक मशीन सुनी होगी एमआरआई, मेडिकल साइंस में बहुत यूज होती है एमआरआई, आजकल तो फेवरेट हो चुकी है। एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जैसे हमारी बॉडी में भी क्या है, मेल्स में 60% बॉडी जो है किसी भी मेल में वो वाटर का बना है और फीमेल में 50% बॉडी जो है वो वाटर का बना है। तो जब हम लोग एमआरआई मशीन के अंदर ह्यूमंस को डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे स्पिन करने लगते हैं। स्पिन का मतलब होता है घूमना, ठीक है, जिसकी वजह से रेजोनेंस आ जाता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में और हम उनको इमेज के फॉर्म में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द फुल फॉर्म फॉर एमआरआई स्टैंड्स एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट बेटा एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप बायो डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप सिर्फ बायो पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बस पढ़ के पास हो जाओगे, बात खत्म। ऐसा कभी नहीं होता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें समझ में आए। अब
होता क्या है कि ये जो दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने, फ्री रेडिकल्स बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि भाई ये बहुत स्टेबल रिलेशनशिप से टूट के बने हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो टूटेगा, यहाँ पे क्या है, CH3 का कभी मान लो H इस तरीके से टूटेगा, कभी CH2 ऐसे टूटेगा जहां पे 2 H इससे निकल जाएंगे, कभी CH टूटेगा जिसमें से इसके तीनों H निकल चुके होंगे। तो जहां जहां क्लोरीन को मौका मिलेगा वहां वहां पे अटैक करेगा, वहां वहां पर अटैक करेगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CCl3, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CCl4, और HCl तो सब में बनेगा ही बनेगा। तो फ्री रेडिकल इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि वो जहां उसको दूसरा कोई कंपैटिबल मिलेगा वो आसानी से वहां पर जाकर कंपाउंड्स बना लेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ पे देखो क्या क्या आपके रिएक्शंस में बन रहे हैं, CH3Cl बन रहा है, CH2Cl बन रहा है, CHCl3 बन रहा है, CCl4 बन रहा है, HCl बन रहा है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो CHCl3 और CCl4 का ही कॉम्बिनेशन होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। और हम सबको पता है, अगर पुराने मतलब आज तो फोन वाला जमाना है, हम लोग थे तो जब सीरियल वगैरह देखे जाते थे, है ना, या टीवी पे न्यूज आता था कि बेहोश करके गायब कर ले गए, तो वो बेहोशी का एजेंट एक्चुअली यही होते थे, यही गैशियस जो फॉर्म्स होते थे लिक्विड में स्टोर करके दे देते थे, जिससे कि लोग इसका मिसयूज करते थे, है ना। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि जो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का, जैसे हाइड्रोजन एटम है आपके बेंजाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है, या टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। अब जरा ये शब्द समझते हैं कि व्हाट इज टर्शरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज प्राइमरी। मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है वो एकदम बेसिक से पढ़ रहा है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ आता है बस, ठीक है। RGN मुझे सिखाना है, ठीक है, IC भी मुझे सिखाना है, फाइन। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये कार्बन है आपका, तो हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से ही कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है। अब कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये वाला कार्बन है और एक इस तरीके का कार्बन है, ठीक है। सपोज करो एक इस तरीके का कार्बन है Cl, और एक ये कार्बन है CH2Cl CH3। और यहाँ पे मैं हर तरीके के जहां छोड़ रखे हैं आपको पता है कि यहाँ पे आप CCH3 ऐड करवा सकते हो, फाइन, इस तरीके के CCH3 को ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे डिसाइड करें कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी? जिस कार्बन पे आपका कोई ग्रुप लगा होता है ना, वो कार्बन अपने आसपास कितने लोगों से रिश्ता रखा है उसको बोलते हैं उसका कार्बन की रिलेशन क्या है, ठीक है, कार्बन का रिलेशन क्या है। जैसे ये Cl, यहाँ पे जो फर्स्ट केस हम A वाला देख रहे हो, यहाँ पे जो Cl जिस कार्बन से चिपका हुआ है वो एक्चुअली 3 जगह अपना रिश्ता रखा है, ऊपर, साइड में और नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी कार्बन। क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। अब दूसरा देखो, यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है ना, वो अपने साथ साथ कितने ग्रुप से रिश्ता रखा हुआ है, 1 2। अब कुछ तेज बच्चे होंगे, मैम हाइड्रोजन भी तो है। अरे यार बेटा, हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ जगह भरने का काम करता है, वो कोई ग्रुप थोड़ी है, ठीक है। वो तो एक नॉर्मल सा मॉलिक्यूल है जहां पे कुछ नहीं सूझता, वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए कार्बन कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बन। और जरा यहां देखते हैं, यहाँ पे जो क्लोरीन जिस कार्बन से चिपका हुआ है वो सिर्फ एक लोगों से आगे एक ग्रुप से अटैच्ड है, एक एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि जितने रिश्ते उतना, जैसे कार्बन अगर 3 साइड से CH3 से एडेड है तो ये हो गया आपका टर्शरी, कार्बन अगर 2 साइड से एडेड है तो ये हो गया सेकेंडरी, और कार्बन अगर एक साइड से सिर्फ एडेड है तो ये हो गया आपका प्राइमरी। अब हम इसको इतना स्ट्रेस देके क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जहां पे कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन का मतलब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है, इस टाइम पे इसके ये रिश्ते काम आते हैं, ठीक है। जैसे कई बार अगर आपकी लाइफ में कोई एंड मोमेंट या कुछ ऐसा आ रहा हो जहां पे आपको बहुत लो और बहुत डिप्रेसिंग लग रहा हो, तो व्हाट विल हैपन, जो गुड रिलेशंस आपने पास्ट में रखे हुए हैं, वो आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके क्लोज वन हो सकते हैं, व्हाटसोएवर, है ना, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपको उस टाइम पे उस सेटबैक में संभालने का आपको काम करते हैं और आपको हिम्मत देते हैं कि आप उस फेज को झेल के आगे बढ़ पाओ। सेम यही काम कार्बोकटायन में होता है। जब ये क्लोरीन, ये चतुर आदमी इससे इलेक्ट्रॉन छीन के निकलेगा ना, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो टॉक्सिक भी होता है। यहाँ पे शेयरिंग तो बराबर बराबर की भाई, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तभी तो ये बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ये बहुत चतुर आदमी, ये क्या करेगा, जब ये तोड़ेगा बॉन्ड, तो ये टॉक्सिक आदमी है, यहां से निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन छीन के निकल जाएगा दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। जैसे
अब बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे तो मैं कोई जेंडर बायस्ड नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग होते हैं बस एक दूसरे का फायदा उठाते हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब निकलेंगे तो सामने वाले को कंगाल कर देंगे। ठीक है, बहरहाल जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे जब आपकी कंगाली छाएगी तो यहाँ से माँ बाप भाई बहन सब काम आने लगेंगे। वही रिलेशन होता है आपके टर्शरी कार्बन के कार्बोकटायन का, कि जैसे ही मुझे पता है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साइड में चिपका हुआ है, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भाई जितने लोगों को तुमने पहले कर रखा है वही तुम्हारी मदद करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, कार्बन आयन उसको बोलते हैं जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैम ये कैसे होगा? बिल्कुल होगा बेटा, अगर मानो क्लोरीन के बजाय हाइड्रोजन चिपका होता, तो हाइड्रोजन तो बड़ा सीधा साधा आदमी है, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, तो जब हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव आयन आएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब आपके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा हो ना, तो फिर आपसे भाई बहन माँ बाप दोस्त रिश्तेदार वापस लेने का काम करते हैं, देने का काम नहीं करते। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा होगी प्राइमरी वाले को। क्यों? क्योंकि भैया इसको ज्यादा लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, इसके पास पैसा है, एक ही साइड से कोई छीन सकता है। उसके बाद सबसे कम किसकी होगी? टर्शरी की होगी, क्योंकि जहां इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, पैसा छाएगा कि तीनों खींचना चालू कर देंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो आई होप आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की क्या बात करनी है कि अगर आप हाइड्रोजन आटम को रिप्लेस करवाना चाहते हो तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन सबसे आसानी से अपना निकाल के दे देते हैं ग्रुप में से। क्यों? अरे भैया उनके पास पीछे रेजोनेंस है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेंगे अच्छा जाओ, लेके जा रहे हो जाओ अपना हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज दे दो, हम अपने अंदर घुमा के स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका टर्शरी कार्बन ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। क्यों बेटा? क्योंकि टर्शरी कार्बन जैसे ही तुम हाइड्रोजन या कुछ भी लेके निकलोगे तो जो टर्शरी वाला कार्बन है उसके आसपास रिलेशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज है। So the reactivity of benzylic and allylic hydrogen atoms is due to stabilization of the radicals formed intermediate as resonance। वही जो मैंने आपको बताया, रेजोनेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपस में बांट के मिल बांट के सबको फायदा हो, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, जो बेंजीन रिंग में बेस्ट एक्सप्लेन की जाती है। अब दूसरा आते हैं, पहला मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि फ्री रेडिकल रिएक्शन करवा दो किसी भी एल्केन पे। दूसरा रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स। अब एल्कीन्स का ये डबल बॉन्ड तो बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बड़ा अनस्टेबल सा होता है। इसको छोटा सा लालच दे दो किसी भी तरीके से कि ये डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, ये सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। तो जैसे ही आप एल्कीन्स को लालच दोगे कि हम आपके पास लेके आ रहे हैं कोई सॉल्ट, हैलाइड का कोई सॉल्ट, जैसे HCl लेके आ रहे हैं, HBr लेके आ रहे हैं, व्हाटसोएवर, तो ये कहेगा बिल्कुल लेके आइए और मुझे स्टेबल करिए, मेरा डबल बॉन्ड ऊपर का तोड़िए और आके प्लीज मुझ पे चिपक जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो आपको 80-90% जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ध्यान में रखना है, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको अभी समझाया कि टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जब एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है ना, कहीं पे भी जब एसिमेट्रिकल, क्यों जैसे देखो, अब जरा एक बार फिर से समझ लो, एसिमेट्रिकल डिवीजन क्यों बच्चों? अगर इसका डिवीजन होगा CH2 पे, अगर तुम HCl एक्ट करवाओगे तो क्या होगा? HCl में H प्लस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसी एक पे पॉजिटिव जाएगा, किसी एक पे नेगेटिव जाएगा। भाई दोनों जब एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, कोई किसी के कंपैरिजन में ना ज्यादा है ना कम है, तो किसी पे भी आ सकता है। तो अगर इस पे भी लग गया तो भी कंपाउंड का सेम ही नाम होगा, और अगर इस पे क्लोरीन लगा, मतलब कार्बन नंबर 1 पे या कार्बन नंबर 2 पे किसी पे लगे नाम सेम होगा, कंपाउंड सेम बनेगा। क्यों? भैया सिमेट्रिकल है ना दोनों चीजें। अगर यही रिएक्शन मैं दूसरे तरीके से करवाऊं तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहली बात तो सिमेट्रिकल वाले पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एसिमेट्रिकल पे अप्लाई होता है। कैसे एसिमेट्रिकल पे अप्लाई होता है? अब जैसे यही चीज मैंने ऐसे कर दी, CH2 कर दिया, अब यहाँ पे HCl ऐड करवा के दिखाओ, तो यहाँ पे अब दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी? भाई ये कहेगा कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पीछे से देने के लिए एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप तुमको इलेक्ट्रॉन देके पैसे देके सपोर्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करवाएगा, अपनी तरफ ब्रेक करवाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल है ना, यहाँ सेकेंडरी कार्बन बनेगा। भाई देखो ऐसे ध्यान से, ये CH और ये CH, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा CH2। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव क्यों ज्यादा स्टेबल है? भैया इससे भी मिलेगा इसको, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इससे भी मिलेगा इसको। तो ये तो आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया ना, ये तो सेकेंडरी कार्बन है तो ज्यादा स्टेबल है। जबकि यहाँ पे अगर कार्बोकटायन बना, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया लास्ट वाले कार्बन पे, तो ये तो प्राइमरी कार्बन है, इसको तो बस इधर से ही सपोर्ट मिल सकता है। तो ये लोग डिसाइड किए कि नहीं नहीं सेकेंडरी वाले पे प्लस चार्ज लो।
तो अब जो क्लोरीन चिपकेगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पे चिपकता है, कभी भी अनस्टेबल या कम स्टेबल कार्बोकैटायन पे नहीं चिपकता। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, अब पीछे की बात करते हैं। यही है आपका मार्कोनिकॉफ रूल कि कभी भी अगर एसिमेट्रिकल तरीके से कार्बोकैटायन बनेगा किसी भी एल्कीन में, तो हमेशा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर आपका हैलोजन जाके चिपकेगा। जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि भैया ये सेकेंडरी है ना, इसको ये भी देगा ये भी देगा, तो इसलिए इस पे आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटायंस का बनेगा। फाइन। अब ट्विस्ट की बात क्या है, जैसे आप कुछ अच्छा काम करोगे तो हमेशा कुछ ना लोग होते हैं आपको भाषण देके गलत करवाने के लिए। सेम उसी तरीके से जैसे ही आपने इसकी बात की, तो अब इन्होंने कहा अच्छा ये लो फिर से आप एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो और सेम वही रिएजेंट ले लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको परोक्साइड की प्रेजेंस में डालोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगने लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है, अब क्या है, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे और आपका जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास भीड़ भाड़ कम हो। क्यों क्यों, अब ये भी एक बार समझ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HBr अगर आप परोक्साइड के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, परोक्साइड बेटा बहुत हाई एनर्जी के कंपाउंड्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं और ये फ्री रेडिकल क्रिएट करेंगे। तो ये करेंगे HBr, ऐसे करेंगे क्रिएट, या तो ये करेंगे H प्लस प्लस Br नेगेटिव, मतलब Br मतलब आपका या तो फ्री रेडिकल बनाएंगे या ऐसे आयंस बनाएंगे। मेजर पॉसिबिलिटी फ्री रेडिकल बनाने की होती है, ये 5 से 10% बनते हैं बस आयंस। ठीक है, अब जब आप इसको देखो जरा, अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो Br क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। भाई जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा Br तो जाके वहीं पे अटैक करेगा ना, और यहाँ पे आपका CH3 बनना चाहिए जो आपका पीछे वाला कंपाउंड है, सेम ही तो कंपाउंड है दोनों। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि Br है मोटा हट्टा कट्टा आदमी, वो इतना भीड़ भाड़ में जाके रिएक्शन थोड़ी देगा। भाई जो भी कंपाउंड्स बड़े होते हैं जो फ्री रेडिकल बनाते हैं वो कभी भीड़ भाड़ में जाके कार्बन पे एक्ट थोड़ी कर पाएंगे। तो ये कहेंगे हम ऐसा है, हम बहुत मोटे आदमी, हमको साइड वाला चेन दे दो, हम भैया उसी में खुश हैं। क्यों, वैसे भी हम फ्री रेडिकल अगर हैं तो हम साइड में भी फ्री रेडिकल बनवा सकते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे यहाँ चिपका देंगे। तो फ्री रेडिकल के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने हिसाब से शिफ्टिंग करवा सकता है मॉलिक्यूल में, लेकिन वो खुद वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे उसको आसानी हो करने में, वहां पे नहीं जहां पे स्टेबल कंपाउंड बने। ठीक है, तो ये आपका होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमको ध्यान देना है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे दूसरा हमने पढ़ लिया कि हम एल्कीन पे हैलोजन के कोई कंपाउंड को ऐड करवा के हैलो एल्कीन बना सकते हैं। अच्छा, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि डायरेक्टली हैलोजन गैसेस को एल्कीन पे एक्ट करवा दें, जैसे हम वहां पे HX या HBr या HCl कुछ ऐसे कंपाउंड्स को रिएक्ट करवा रहे थे एल्कीन पे, जहां पे एक हाइड्रोजन ऐड होता था एक हैलोजन ऐड होता था। हम कह रहे हैं हमारा मन नहीं है, हम दोनों हैलोजन के ग्रुप्स को लेंगे और दोनों को चिपकाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डाई हैलोजन्स, है ना, डाई हैलोजन एल्कीन्स। तो बेसिकली आप जो वहां सॉल्ट ले रहे थे वो H को हटा के फिर से हैलोजन वाला ही कंपाउंड कर लो और ले जाओ रिएक्शन, सेम वही रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। और यहाँ पे अब दोनों, अब तो कोई झंझट ही नहीं है, जब दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे दोनों एटम Br, ये Br यानी ब्रोमीन के हैं, तो कोई किसी पे भी जाके एक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बात हो गई। तो ये तीसरा तरीका हो गया आपका हैलोजन से एल्कीन बना, एल्कीन से हैलो एल्केन बनाने का। अब आता है भैया अल्कोहल, पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से आपके रिएक्शन मैकेनिज्म्स ABCD करके पूछे जाते हैं। अब इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपका कोई बहाना काम नहीं करेगा। ये मैंने वो पेज लगा रखा है जहां से मैंने पढ़ा था, और मैं आपको यही सेम चीज आगे आपको लिख के एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप अल्कोहल की बात करते हो तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं। पहला रिएक्शन क्या आता है, अल्कोहल में जो OH ग्रुप लगा है ना भैया, इसको हटाओ और इसमें हैलोजन चिपकाओ। तो सिंपल ये क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन क्यों भैया, एक ग्रुप हटा के दूसरे ग्रुप को लगा रहे हो, दोनों के दोनों है न्यूक्लियोफाइल, चाहे OH ग्रुप हो चाहे Cl ग्रुप है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है, कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इनको बस पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये जाके अटैक कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ये OH वाला जो है इसको हटा के मैं क्लोरीन लगा रही हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव वाले हैं यानी न्यूक्लियोफाइल है, तो बस एक दूसरे को रिप्लेस ही तो कर रहे हैं। अब उसके रिएजेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, मान लो मैं PCl5 यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है। अब सेम यही चीज अगर मैं PCl3 के साथ यूज करूंगी, जैसे देखो यहाँ पे F वाली रिएक्शन,
फिर से हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने PCl3 डाल दिया तो यहाँ पे जो हैलोजन बनेगा उसके साथ साथ HCl और POCl3 ना बन के H3PO3 बन जाएगा। क्यों भैया? क्लोरीन कम है ना, क्लोरीन कम है तो HCl वाला एसिड कैसे बन जाएगा? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। जब 5-5 क्लोरीन होंगे एक एक एटम पे तो ज्यादा क्लोरीन लिबरेट होगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गए। अब दूसरा देखते हैं। अब मैं अल्कोहल को क्या करूं, रेड फास्फोरस और किसी भी हैलोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो इसका भी काम यही होता है कि भैया अल्कोहल वाले ग्रुप को हटा के हैलोजन वाला ग्रुप लगा दो, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा रिएक्शन कि मैं रेड फास्फोरस और हैलोजन के ग्रुप के साथ अल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज कर सकती हूँ। ये ABCD करके पूछा जाता है, इसलिए मैंने ब्लू से सारी चीजें मार्क कर रखी हैं कि आपको रिएजेंट और प्रोडक्ट याद होना चाहिए। अब तीसरा क्या है, अल्कोहल को लो, SOCl2 को पिरिडीन मीडियम में रिएक्ट करवाओ, जिसकी वजह से SO2 गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में HCl बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका भाई डेफिनेट सी बात है, क्लोरीन मिला रहे हो, क्लोरीन का सॉल्ट डाल रहे हो, तो OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अब कैसे बनाएं। अब एक काम करते हैं, HCl को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में डाल देते हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सिंपल सा काम होता है H प्लस और Cl माइनस को ऐसे आयनाइज करके तोड़ दो, ताकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और OH को रिप्लेस करके वहां पे आपका हैलो एल्केन बना लेगा। ठीक है, और आपका एक रिएक्शन और है जहां पे हम अल्कोहल के ऊपर NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यूज करते हैं, जहां पे आपका Br ग्रुप जो है वो आपके एल्केन ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और ये कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों को पिंक अलग है, बेबी पिंक अलग है, मेजेंडा पिंक अलग है, फ्यूशिया पिंक अलग है। अब मुझे पता है लड़के मन में गाली देंगे कि हमें तो बस एक ही पिंक पता है, हमारे लिए तो लाल भी पिंक में ही काउंट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली किया यही जा रहा है कि अल्कोहल को उठा के ये डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन कंपाउंड बना रहे, मतलब एक हटाओ दूसरा चिपकाओ, सिंपल सा है ये काम। लेकिन चूंकि रिएजेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए ये इतने सारे रिएक्शंस बन गए हैं, है ना। सो दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये एक इसका एक स्पेशल नाम है जो SOCl2 वाला है ना, ये वाली रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए, पिरिडीन के प्रेजेंस में। इसका डार्जन्स रिएक्शन नाम है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, बट एक बार एम्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये साइड में लिख रखा है। अब चूंकि आपका एम्स का पेपर अलग से तो होता नहीं है, तो अगर आप उसको याद रख पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं रख पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे है सारी चीजें एक ही चीज। अब दो इन्होंने नेम्ड रिएक्शन दे दिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि बेबी पिंक इनके लिए अलग है, मजेंडा पिंक अलग है, फ्यूशिया पिंक अलग है। अब मुझे तो सच बताऊं तो नहीं डिफरेंस समझ में आता है, अगर किसी को आता हो तो वेल एंड गुड, कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, ओके, तो लेट्स विल टॉक अबाउट सेम चीज, वही हैलोजन के एक्सचेंज की बात करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हैलो एल्केन है, फिर भी हमारा मन है कि नहीं नहीं इस हैलोजन को हटाओ, दूसरा वाला चिपकाओ। तो चूंकि आयोडाइड या फ्लोराइड को हटाना या चिपकाना इतना आसान काम नहीं। आयोडाइड एक तो सबसे बड़ा है, उसका साइज सबसे बड़ा है, और फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो वो इतने आसानी से अपने बॉन्ड्स तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी हैलो एल्केन के ऊपर आयोडाइड चिपकाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, सोडियम आयोडाइड का यूज करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, जिसकी वजह से आपस में एक्सचेंज हो जाता है, आयोडीन चला जाता है एल्केन ग्रुप के ऊपर और यहाँ पे सोडियम का वो हैलोजन सॉल्ट बन जाता है। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम दे दिया था, जिनको हम लोग कहते हैं फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। नाम बड़ा अच्छा है, हमारे इंडिया में तो छोटू गोलू मोलू टोलू सब ऐसे नाम रखे जाते हैं, इतने फैंसी नाम तो रखे नहीं जाते, बट ऑल दो ठीक है यार, याद कर लेंगे, क्या ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका कोई हैलो एल्केन है जिसपे RX ग्रुप है और मुझे फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसके हेवी सॉल्ट्स को यूज करूंगी, जैसे सिल्वर के साथ फ्लोराइड के सॉल्ट्स को यूज करूंगी, या मरकरी के साथ या कोबाल्ट के साथ। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन जो है ना सिंपल रिप्लेसमेंट कर लेगा, यहाँ वाले हैलोजन को उठा के अपने सिल्वर सॉल्ट के साथ फेंक देगा और खुद जाके वहां पे चिपक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्वार्ड्स रिएक्शन। तो तीन हमने नेम्ड रिएक्शन अभी तक पढ़ी। कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी अभी तक नेम? हमने सबसे पहले पढ़ा फिंकलस्टीन, हमने पढ़ा स्वार्ड्स, और हमने एक डाल्टन्स प्रोडक्ट पढ़ा, जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जितने रिएक्शन मैकेनिज्म है, किस किस तरीके से हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि भैया एराइल हैलाइड कैसे बनाए। हैलो एल्केन तो बना लिया, एराइल हैलाइड कैसे बनाए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का, चाहे आप बोर्ड्स में हो, चाहे आप नीट पेपर देने वाले हो, चाहे आप जेई पेपर देने वाले हो, चाहे आप CUET देने वाले हो। मतलब ये नहीं आता है तो इसका मतलब भैया तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नहीं पढ़ा है। क्या मतलब है, बेंजीन रिंग बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता ना, 6 एटम में से शेयर होता रहता है, घूमता रहता है, तो वो इतनी आसानी से रिएक्टिविटी अपने ऊपर किसी और ग्रुप की होने नहीं देती। तो हम उसको कैसे करवाते हैं, हम उसको बेवकूफ बनाते हैं। हम क्या करते हैं, उसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं।
डाइजोनियम सॉल्ट में जो N2 प्लस चार्ज आता है ना, नाइट्रोजन बहुत बखलाया हुआ और हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। इसको कुछ भी दे दोगे ये तुरंत नाइट्रोजन गैस बना के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें कि फाइनली इसमें से तुम कुछ भी बना सकते हो। अगर तुमने कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट HCl में डाल दिया तो वहां पे क्लोरीन चिपक जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा, जिसको हम लोग सैंडमियर्स रिएक्शन बोलते हैं। या तुमने कॉपर ब्रोमाइड का सॉल्ट अगर इसमें डाला HCl के प्रेजेंस में तो ब्रोमीन चिपक जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, इसको भी हम लोग कहते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है, अब पहला वाला इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने क्या लिख रखा है कि मैंने कोई हैलोजन का गैस डाला इन प्रेजेंस ऑफ HCl3, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाया। अब डायरेक्ट में सिर्फ हैलोजन के कंपाउंड से तो होगा नहीं, तो इन्होंने कैटलिस्ट की तरह डाल दिया FeCl3, जिसमें कि आपके कुछ सॉल्ट्स भी बने और साथ में बेंजीन रिंग पे रिएक्शन भी हो। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग हाइड्रोजन को जब फेंकेगा ना अपने पास से तो उसको पॉजिटिव बना के फेंकेगा। तो जब कोई चीज निकलती है, अगर इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ही आके चिपकेगा भी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और ये डाइजोनियम सॉल्ट वाला हम लोग जरा डिटेल में फिर से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ध्यान में क्या रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। मैं अमीन ग्रुप का लूंगी, बेंजीन पे जब अमीन ग्रुप लगा हो उसमें मैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है 273 टू 278 केल्विन। जब ये यहाँ पे बनता है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो। अब अगर मैंने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया है और मैंने कॉपर के साथ HCl डाला तो तुरंत यहां से नाइट्रोजन निकल जाए। भाई नाइट्रोजन जो है ना वो गैसियस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, तुम्हारे इस डाइजोनियम सॉल्ट में स्टेबल नहीं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तुमने पॉजिटिव चार्ज ला दिया। मतलब जो सबसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता था तुमने उसको भी इलेक्ट्रॉन खींच के करीब कर दिया, तो वो तुरंत यहाँ से भागना चाहेगा। जब वो भागना चाहेगा तो अपनी जगह पे किसी को चिपकाएगा, तो डेफिनेटली जो आप सॉल्ट डालोगे उसको चिपका देगा। अब अगर आपने कॉपर ब्रोमाइड विद HBr डाला तो जब यहां से नाइट्रोजन निकलेगा वो ब्रोमीन को अपनी जगह पे चिपका के चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड सैंडमियर्स रिएक्शन। उसके बाद आते हैं बल्ज शीमेन में। बल्ज शीमेन में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना फ्लोरीन इतनी जल्दी किसी और के साथ रिएक्ट करता नहीं है बेटा, उसका साइज छोटा होता है। तो अगर किसी के साथ उसने बॉन्ड बना लिया तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े ज्यादा रिएजेंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और उसके ऊपर क्या रिएक्ट करवा देंगे, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। HbF4 से भर भर के फ्लोराइड निकलता है, फिर ये जाके अपनी जगह बना लेता है बेंजीन से। अब इंपॉर्टेंट ये है, ये इकलौता कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन चिपका सकते हो। मतलब अगर आपको ABCD लिख दिया जाए, A गेटिंग रिएक्टेड विद B एंड फॉर्मिंग फ्लोराइड रिंग ऑन बेंजीन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये बल्ज शीमेन की बात कर रहे हैं। यहाँ A मतलब है डाइजोनियम सॉल्ट, B का मतलब है NaNO2 विद HbF4। ये चीजें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, लोअर मेंबर्स होते हैं जो एल्काइल हैलाइड्स वगैरह के, वो ना गैशियस फॉर्म में होते हैं, और जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता है वैसे वैसे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि बड़े स्वीट स्मेलिंग होते हैं। दूसरा, एल्काइल हैलाइड्स ना आपको लगना चाहिए कि पोलर कंपाउंड है, बहुत सही बात है, बिल्कुल पोलर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। तो पोलर कंपाउंड्स तो वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को आता है जो AR में पूछा जाता है, क्योंकि हमें बचपन से मैम लोगों ने पढ़ाया है कि जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अरे तो बेटा, डिसॉल्व होने के लिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या तो अच्छा बना लो और या तो उनके बीच के ब्रेक कर दो, तब तुम उसमें डिसॉल्व हो पाओगे। तो एल्काइल हैलाइड्स पोलर तो हैं लेकिन इतने ज्यादा आयनिक नहीं है कि वो वाटर के साथ या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए या तोड़ पाए, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमें ध्यान रखना है कि हैलो एल्केन्स जो हैं अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, अब देखो जैसे मीथेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, किसका, ये क्या है आपका, बेसिकली क्लोरोमीथेन है ना, वही तो है क्लोरोमीथेन का जो क्लोरीन सॉल्ट है उसी को तो हम बोलते हैं ना क्लोरो सॉल्ट ऑफ मीथेन, लंबे फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। फाइन, तो अब अगर तुमने एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन चिपका दिया तो भैया एक वेट वाले को तुमने क्लोरीन के इतने ज्यादा वेट से रिप्लेस कर दिया, तो जब तुम वेट बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हायर मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे जैसे वेट बढ़ता है ना वैसे वैसे इनका डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो अब हैलोजन में सबसे ज्यादा वेट किसका है, आयोडाइड का, तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फिर किसका है, ब्रोमीन का, फिर किसका है, क्लोरीन का, और फाइनली लास्ट में किसका है,
फ्लोरीन का। अब आयोडाइड में एक चीज देखी गई है कि लाइट के एक्सपोजर में ना डार्क कलर का हो जाता है, तो ये भी आप अगर याद रख पाओ तो इट्स वेरी वेरी गुड कि आप इसे याद रखो, ठीक है। आई नो बहुत लोगों की हिम्मत हार गई होगी कि मैम कितना पढ़ाओगे, आज तो रहने दो, बच्चे को बख्श दो, बट चूंकि नीट का पेपर आ रहा है तो हमें पढ़ना तो है ही। तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम इस चैप्टर को सिर्फ 2 पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे ताकि आपके नीट के पीवाईक्यूज भी नहीं छूटे, आपकी थिंकिंग ऑर्डर भी डेवलप हो जाए एंड यू विल गेट, आई कैन गारंटी यू, आपको क्वेश्चंस इसी में से आएंगे 80 to 90%। इसके बाहर नहीं जाने वाले। पहले सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद की ऊपर ऊपर की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बात करो तो एल्काइल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड है, मतलब एक तरफ एल्केन का ग्रुप है, दूसरी तरफ हैलोजन का ग्रुप है, तो ये जो बॉन्ड है ये हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड है। पोलराइज्ड क्यों है बेटा? क्योंकि क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन या ब्रोमीन जो भी इस X की जगह पे चिपका हुआ है ना, वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। इसी वजह से यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, सबसे कम होती है आयोडीन की, ठीक है। अब ये जो पोलैरिटी आती है CX बॉन्ड में कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने तरफ ज्यादा खींच पाएगा, तो यहाँ पे छोड़ के कौन भागता है? जो लालची होता है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया वो लालची हो गया, वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, तो ये इस फॉर्म में भागता है, X नेगेटिव के फॉर्म में। इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दूसरे से आपका इलेक्ट्रॉन चुरा के भागा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की जगह तो फिर से न्यूक्लियोफाइल ही लेगा, तो इसीलिए इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत कॉमन होते हैं हेलो एल्केन्स में। क्यों कॉमन है बेटा? क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है इनके बॉन्ड का। ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने आप को हमेशा नेगेटिव आयन के फॉर्म में भगाता है। जब ये नेगेटिव आयन भागेगा तो इस पे चिपकने वाला भी तो नेगेटिव ही होगा ना। दैट्स वाई यहाँ पे कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी भी हेलो एल्केन को AgCN के साथ रिएक्ट करवाओगे अल्कोहल एज अ मीडियम, तो हमेशा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने CN क्यों नहीं लगाया R में? बेटा जब CN लगाओगे तो ये हो जाता है साइनाइड, और जब आप NC लिखते हो तो इसका मतलब होता है आइसोसाइनाइड। दोनों में बड़ा फर्क है ना। जैसे आप कह लो फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके हो सकता है कि नाम में फर्क ना हो। जैसे अगर मैं लिख दूं, बहुत लोगों को मैं लिख दूं गुड, ठीक है। बहुत लोगों को अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया गुड, ठीक है। या बहुत लोगों नॉर्मली भारी मन से भी बोला जा सकता है कि गुड गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और एक होता है ओवरवेलमिंग आपका रिस्पॉन्स कि नहीं नहीं सच में बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलती। यहाँ पे आपका जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आके रिएक्ट करता है। अब जैसे AgCN का बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो आपका CN- बनेगा, लेकिन होगा क्या? इन दोनों में फिर लालच आ जाएगा, कंपटीशन होने लगेगा। ये कहेंगे अच्छा है, नाइट्रोजन कहेगा ऐसा है, तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं हूं, तो अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो तुम क्यों नेगेटिव होल्ड करके रिएक्ट करोगे? रिएक्ट मैं करूंगा। इसलिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जब AgCN से बॉन्ड टूटेगा तो ये हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, तुरंत नेगेटिव पूरा पूरा इन लोगों के ऊपर आ जाएगा, तो इनमें खुद से लालच आने लगेगा, ठीक है। तो वही वाली बात है कि लोगों को छोटू और छटू में फर्क नहीं पता होता, गुड एंड गुड में फर्क नहीं पता होता। तो यहाँ पे लेकिन फर्क बहुत ज्यादा होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। साइनाइड इज CN, आइसोसाइनाइड इज NC, ठीक है। देखने में एक जैसे लगेंगे, फाइन। दूसरी बात करते हैं। दूसरी क्या बात करते हैं? जब आप हैलो एल्केन के NO2 सॉल्ट के साथ, सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो यहाँ पे चूंकि आप NO2 की बात कर रहे हो, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, दो, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। इसलिए यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइड अटैक करेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा। क्यों? क्योंकि NO2 ही इसके ऊपर आकर डायरेक्टली अटैक कर देगा। और वही सेम चीज अगर आप KNO2 के साथ करवाओगे, तो KNO2 में क्या होता है ना कि मेटालिक जो पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा मेटालिक होता है। ये खुद ही कहता है लो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना भी फेंक देता है। इस वजह से यहाँ बात आ जाती है कि भैया ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही संभाल पाएगा, तो प्लीज ऑक्सीजन को रिएक्ट करने दो, ना कि नाइट्रोजन को। इसीलिए यहाँ पे मिलता है एल्काइल नाइट्राइट। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, बट आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिएजेंट चेंज होने की वजह से रिएक्शन मीडियम्स में इंटरमीडिएट बदल जाते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे कैसे पढ़ेंगे? ईस्टर कैसे बनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप पूछा जाता है कि ईस्टर बनाने के क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप कोई हैलो एल्केन लो जिसमें आप कोई भी
सिल्वर का सॉल्ट ले लो ऑर्गेनिक, ठीक है, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो। ईस्टर क्या होता है बेटा? RCOOR, मतलब, और ईथर क्या होता है? ROR। ये नीचे वाला ईथर है, ऊपर वाला ईस्टर है। जरा ध्यान देना, देखने में फिर एक जैसे लगेंगे, है ना। अब एक जैसे में गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है? जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा यानी COO लगा होगा, दैट इज ईस्टर, और यहाँ पे सिर्फ बीच में O लगा होगा, दैट इज ईथर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्टर कैसे बनता है? हैलो एल्केन को जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक और सिल्वर सॉल्ट के साथ डालते हो तो वहां पे क्या होता है, ये सिल्वर हटके वहां पे इसका R आके चिपक जाता है, ठीक है। तो यहां से ऐसे ईस्टर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेम हैलो एल्केन को एक्वस KOH में डाल दोगे, एक्वस का मतलब है कि पानी भर भर के है, तो OH माइनस आयन भर भर के मिलेंगे, तो सिंपल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, हैलोजन निकलेगा, OH उसकी जगह पे आ जाएगा। एंड दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। ये सेम रिएक्शन हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में वापस से रिपीट करेंगे। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को याद रखो, क्योंकि एक चैप्टर में पढ़ रहे हो, दूसरे में फिर आएंगी। ये वो दर्द हैं जो कभी नहीं जाएंगी जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए, रट ना जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगर आप किसी हैलो एल्केन को NaSH के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे बनता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्या होता है? S नहीं है, O नहीं है, यहाँ पे O की जगह पे S है, सल्फर है ऑक्सीजन की जगह पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थायो अल्कोहल। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सातवीं रिएक्शन क्या है? जहाँ पे हम ईथर बनाते हैं। ईथर कैसे बनाते हैं बच्चों? ईथर ऐसे बनाते हैं कि हम सोडियम का सॉल्ट ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक, जिसमें कि ऑक्सीजन एटम अटैच्ड हो। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और R, सोडियम की जगह पे इसका वाला आके R रिएक्ट कर देता है, तो ये क्या बन जाता है? ROR। ROR इज ईथर, ठीक है। अब ईथर बनाने की इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। तो अभी तक हमने कितने नेम्ड रिएक्शन पढ़े? सबसे पहले हमने नेम्ड रिएक्शन पढ़ा फिंकलस्टीन, फिर हमने पढ़ा स्वार्ट्ज, फिर हमने पढ़ा सैंडमियर्स, फिर हमने पढ़ा बल्शीमन, एंड फाइनली हमने पढ़ा विलियम सिंथेसिस फॉर ईथर फॉर्मेशन, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिएक्टिविटी किसकी किसकी ज्यादा है, किसकी किसकी कम है? देखो बेटा, ये R ग्रुप है, ये आयोडाइड ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये ब्रोमीन ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये क्लोरीन ग्रुप है, और ये R ग्रुप है, ये फ्लोरीन है। तो जो साइज में एक दूसरे के कंपैटिबल होगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने पहले ही आपको बताया, फ्लोरीन इतनी आसानी से किसी के साथ जाता नहीं है, जिसके साथ जाता है बड़ा स्टेबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसका साइज और उसका नेचर ऐसा है कि किसी के साथ भी कंपैटिबल हो जाए। यहाँ पे जितना ज्यादा साइज का डिफरेंस आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखोगे, उतने आसानी से इनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे आसानी से कौन छोड़ने को तैयार है? आयोडीन, फिर कौन? ब्रोमीन, फिर कौन? क्लोरीन, और फाइनली लास्ट में फ्लोरीन, ठीक है। अब ये आपके सारे के सारे रिएक्शंस कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की, एनांशियोमर्स की, साथ में SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। मैक्सिमम जो आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो इतने ही टॉपिक्स से आएंगे, और उसके मैं कुछ आपको प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ, ट्रिक्स भी बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपका काम क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट में पूछूंगी, वो आपको बताना है। दूसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे नोट्स एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, एंड यू कैन जॉइन अस आल्सो ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। फाइन, सो लेट्स स्टडी टुगेदर, है ना। पढ़ाई की बात करते हैं। देखो, रील वील देखने से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। पढ़ाई कर लेते हैं, नीट के बाद जो करना होगा कर लेना, है ना। नीट के बाद सिलेक्शन हो जाएगा यार, तो 2-3 महीने तो रिलैक्स्ड ही रहोगे, क्या ही जाता है, ठीक है। तो अभी एकदम फुल टू मूड में पीक पे आके पढ़ाई करनी है। कितने महीने पढ़ाई करनी है? दिसंबर पढ़ाई करनी है, जनवरी पढ़ाई करनी है, फेब पढ़ाई करनी है, मार्च अप्रैल दबा के एकदम पढ़ाई करनी है। मई में तो पेपर ही है, तो अप्रैल के बाद तो वैसे भी तुम्हारा पढ़ा हुआ कुछ काम आना नहीं है। तो ये जो तुम थंबनेल देखते हो ना कि 2 महीने में हमने 300 से कर लिया 720 मार्क्स, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर तुम 2 महीने में ये काम कर सकते हो तो 2 साल वाला फिर पागल है क्या, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहती कि 2 महीने में ऐसा कुछ हो पाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहती हूँ कि अभी भी 5-6 महीने हैं, आप 5 महीने में भी अगर ढंग से मेहनत कर लो और आपने कुछ भी पहले पढ़ रखा है तो आप अपना सिलेक्शन जरूर ले सकते हो। फर्क ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको इधर उधर बस स्ट्रैटेजी नहीं देखनी है, आपको अप्लाई भी करना है। अभी भी मैं देखती हूँ कि बच्चों की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट क्या होती है अगर फीड्स में, टॉपर स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2024। फिर वही बच्चे रिपीट करेंगे, टॉपर स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2025। बेटा, सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है, ठीक है। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हो। बताने को तो दुनिया भर का ज्ञान है, डिपेंड इस पे करता है कि तुम क्या मानना चाहोगे भाई। मतलब YouTube तो मुझे लगता है एक ऐसा सोर्स बन चुका है जहां पे चीजें फेक बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं। फेक चीजें मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब मैं नीट एक्सपर्ट की तरह पढ़ाती थी एक आध बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स में। वहां जब बच्चों को चीजें समझ में आने लगती है ना,
तो बैच में लोग क्या करते थे, जो भी ओनर्स होते थे या मैनेजर्स होते थे, उस बैच की वो अचानक से फीस ज्यादा बढ़ा देंगे, या अचानक से कहेंगे कि आपका सिलेक्शन ऐसे ही होगा, या हमारे पढ़ाने की वीडियोस को वो अपने यूट्यूब पर डालकर फिर वहां से बच्चों को अट्रैक्ट करते थे कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं। और बाद में आके पता चलता है वहां पे तो बच्चा, उस टीचर ने तो उस बैच में एक ही क्लास ली है, क्योंकि उस बैच के उसके साथ कोई शेड्यूल ही नहीं है। ठीक है। और बच्चा तो वहां पे आके फंस गया। ये ऐसी जगह है कि हम तो पेरेंट्स से भी गाली खाएंगे अगर हमने बोला कि अब मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लूप होल है कोचिंग इंडस्ट्री का। आप यूट्यूब पे देख के समझते हो कि वहां पे सब बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब एकदम टॉप लेवल है, सिलेक्शन वहीं से होना है। पेरेंट्स से हमने जिद करके वहां आ गए कि नहीं नहीं हमें वहीं जाना है। वहां आके हमें रियलिटी पता चलती है कि भैया जो हम देख के आए थे वो मूवी थी, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। इसी चक्कर में लाखों लाखों बच्चे हर साल इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं, और फाइनली सिलेक्शन उनका खुद के सेल्फ स्टडी से ही होता है। वहां पे टीचर आपको जो पढ़ा रहा है ना बेटा, आज की दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी से ही, कोचिंग सिर्फ आप में एक ये कर सकता है कि 6-7 घंटे बैठ के डिसिप्लिन डेवलप कर सकता है कि रोज क्लास जाना है, क्लास से आना है। ठीक है। सिलेक्शन नहीं दे सकता। कोई अगर ऐसा कह दे कि मुझसे पढ़ लीजिए मैं 100% सिलेक्शन दे दूं, तो मैं कहूंगी कि भैया तो तुम प्लीज मेडिकल साइंस ज्वाइन करो, है ना। बिकॉज इतनी ज्यादा तो सिलेक्शन रेशियो कहीं नहीं होता। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भैया 90-95% हमारे हाथ में है, 5% आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इतनी अनसर्टेनिटी तो हमें लेके चलनी है। बहरहाल हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप किसी भी फेज में अभी लो फील कर रहे हो ना, बिल्कुल मत करो। पढ़ाई वढ़ाई का टाइम है यार, पढ़ाई वढ़ाई करो, लो फील कर लेना मई के बाद, एक बार अपना 100% दे तो दे। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया नीट में, हैलोजन एसिड जो रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ और बना रहा है एल्काइल हैलाइड। ठीक है। ये आपका द रिएक्शन फॉलोज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये बोल रहा है कि सीधे सीधे ये बताओ कि मुझे इसके हैलोजन एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बच्चे सोचेंगे पता नहीं इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं उनको बोलूंगी कि आपने अभी, मैंने आपको वहां पढ़ाया था मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे जब OH इसको छोड़ के निकलेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसी पे आके Cl रिएक्ट करता है। ये यहाँ पे है तो क्या हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ से इसको हेल्प मिल रही, यहाँ से इनको हेल्प मिल रही, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को तुम जरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो तुम ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, टर्शरी हो जाएगा। क्यों, यहाँ से हेल्प मिलेगी, यहाँ से हेल्प मिलेगी, यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो ये कहेगा ऐसा है कि तुम मेरा पॉजिटिव चार्ज खुद ले लो, अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो। जब तुम पॉजिटिव चार्ज लोगे तो क्लोरीन क्या करेगा कि तुम पे आके रिएक्ट करेगा, तो हम तीनों तुमको मिलके मदद कर देंगे और सिचुएशन संभल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन और यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन के ऊपर ही क्लोरीन रिएक्ट करेगा। ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब भैया जहां तुम लोग ये देखो NaNO2 विद HCl और टेम्परेचर आपका दिया हो 273 से 278 केल्विन, यानी 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत समझ जाओ ये डाइजोनियम बनाने ही बनाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में डाइजोनियम सॉल्ट ना बनाए तो भैया क्या ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर हैं वो, है ना। तो एक्स तो आपको समझ में आ गया कि आपका डाइजोनियम है, तो भैया चारों ऑप्शन में डाइजोनियम दिया हुआ है। लेकिन आगे देखो सैंडमियर्स रिएक्शन दी हुई है, कॉपर का ब्रोमीन सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रोमीन आके बेंजीन से चिपक जाएगा जहां से कि नाइट्रोजन निकलेगा। सिंपल सा रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, बट इस तरीके से वो नीट में पूछा जाता है। अब नीट में होगा क्या ना, ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाएंगे, देख के उल्टा सीधा मार्क करेंगे, BCD कुछ तो जय माता दी करके आ जाएंगे। ठीक है। ये नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो कि मैम ने बताया था जहां पे भी ये रिएजेंट देखो तुरंत सोचने लगो डाइजोनियम के बारे में, और डाइजोनियम के बारे में जैसे ही सोचोगे तुरंत तुम्हें सैंडमियर्स रिएक्शन याद आ जाएगी और तुम अपना आंसर निकाल लोगे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से तो इनको प्यार है ना। इसमें से कौन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा तब फॉलो होता है जब एसिमेट्री हो किसी चीज की। तो जरा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी देखो, यहाँ पे तो भैया दोनों क्लोरीन या दोनों ब्रोमीन के एटम है, तो यहाँ पे तो कुछ एसिमेट्री है ही नहीं ना। अगर ये टूटेगा तब भी दोनों क्लोरीन टूटेगा, दोनों के पास क्या होगा, अपने अपने फ्री रेडिकल्स होंगे। ब्रोमीन टूटेगा तो भी दोनों ब्रोमीन के फॉर्म में टूटेगा, चिपकेगा तो दोनों जगह ब्रोमीन ही। तो कैसा हम बात करें कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। दिक्कत तो वहां आती है ना जहां एसिमेट्री होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा हम लोग बात करते हैं,
CH2 है ना, फिर CH2 है। अब यहाँ पे जब HBr टूटेगा तो चाहे Br यहाँ लगे चाहे Br यहाँ लगे, कंपाउंड तो एक ही बनेगा ना, नाम तो एक ही पड़ेगा। इसलिए इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों ब्रोमीन के ही एटम हैं, एक दूसरे जगह जाके चिपक जाएंगे, नाम तो एक ही बनेगा। यहाँ पे दोनों क्लोरीन के एटम है, वो भी जाके चिपकेंगे तो नाम एक ही बनेगा। जरा थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे एसिमेट्री की बात आ जाएगी। कैसे एसिमेट्री की बात आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे होगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, फाइन। यहाँ पे तुम्हारा C3H6 है ना, ओके, H6 है हमारे पास और C3 भी है। इसके चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इसकी 3 ही कंप्लीट हो रही है, इसकी चारों हो रही है, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा ना, ठीक है, C3H6 बोल रहे हैं ना, ओके फाइन। तो अब देखो, अब यहाँ पे एसिमेट्री कैसे काम आएगी भैया, जब 3 कार्बन है, 3 अलग अलग कार्बन है, तो डेफिनेट सी बात है जहां पे H2H2 वाले होंगे, जैसे यहाँ पे मान लो CH2 CH2 और CH2 ऐसे करके हैं, तो जहां पे रिएक्शन होगा वहां पे HBr को चिपकना है, तो जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन, एसिमेट्री तो यही आ गई ना कि 3 कार्बन है और तीनों में के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब डबल बॉन्ड है तो आपको किसी एक जगह पे ब्रोमीन को चिपकाना है, तो फिर आप क्या बनाओगे, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओगे, ठीक है। तो जब आप स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओगे यहीं पे पूरा खेल शुरू होगा, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दैट, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आई हो, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से पूछ लेना कमेंट्स में। यहाँ पे पहली बात तो मुझे बताओ, ये बेंजाइलिक ग्रुप है कि ये एलाइलिक ग्रुप है या अराइलिक ग्रुप है, तो हमें समझ में आएगा कि भैया HBr रिएक्शन किसके साथ करेगा। कुछ लोग होंगे कहेंगे Br जो है वो रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ करेगा, फिर मैं उनको याद दिलाऊंगी बेटा ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बेंजीन रिंग इतना स्टेबल होता है, पहले ऊपर अनस्टेबल कार्बन का सेकंड बॉन्ड है उसको तोड़ो, बेंजीन को तोड़ने क्यों तुरंत पहुंच जा रहे हो? अबे जो ज्यादा ताकतवर है उसके ऊपर थोड़ी तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो सबसे कम स्टेबल है, जो आसानी से खुद ही टूटने को बैठा हुआ है कि हम टूट जाएंगे हमें बस तोड़ दो, तो जाके पहले रिएक्शन उसके साथ होगा ना, कि बेंजीन रिंग जो स्टेबल है उसके साथ रिएक्शन करने चल दोगे, तो ये नहीं करना है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे H प्लस होगा, Br माइनस होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। फिर से मार्कोनिकॉफ रूल, जब कार्बोकैटायन बनेगा तो जो स्टेबल होगा उसके ऊपर जाएगा Br माइनस। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया इस वाले कार्बन के ऊपर, तो इसको कौन सपोर्ट करेगा, इधर से एक कार्बन इधर से 2 कार्बन, तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बन। लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे से बेंजीन रिंग बड़ा खतरनाक देने वाला है। बेंजीन रिंग के पास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आसानी से तुमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कर सकता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहेगा कि पॉजिटिव चार्ज लाओ इस वाले कार्बन पे और यहाँ पे चिपकाओ ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आया तो ये बहुत सपोर्ट करेगा नीचे से बेंजीन रिंग, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज द ऑप्शन दैट यू नीड टू नो। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following alkyl halides undergo hydrolysis with aqueous QH at a fastest rate। फिर से यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फास्टेस्ट रेट से वो रिएक्शन करेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन यानी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से करा दिए है ना, हिंट मैंने इसको आपका दे दिया है। अब आप इसका सही ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा आगे के सीक्वेंस लेक्चर्स के कि हम क्या पढ़ाने वाले क्या नहीं पढ़ाने वाले, वो उसी पे डिपेंड करेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी योर रिस्पॉन्स। होप यू ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहो यार, साथ में पढ़ते रहेंगे सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू।